वो जब रक्षा मंत्री थे, ये सब टेंशन तो चल ही रही थी पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो एक केबल आया था जर्मन एम्बेसी से। जर्मन एम्बेसी से केबल ये आया था कि एक सबमरीन, 2 सबमरीन शायद खरीदी थी हम लोग ने HW से। तो उसमें यह कंफर्म हुआ कि इसमें मिडलमैन को 10% या 15% जो भी कमीशन होता है कुछ दिया गया है। तो उस पर पिताजी ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, और वो इंक्वायरी इसलिए ऑर्डर करी कि 85-86 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी बम्बई में, बहुत बड़ी मीटिंग थी, जिसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आई विल रिड द कॉरिडोर्स ऑफ पावर ऑफ ऑल द ब्रोकर्स, मतलब दलालों को दूर कर देंगे हम। तो जब इतना बड़ा मैसेज आपके प्राइम मिनिस्टर से आ रहा है, तो वो केबल देखते ही उन्होंने फट से उस पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। वो इंक्वायरी थोड़ी विवादित हो गई, क्यों करी, कैसे करी, बिना पूछे कैसे कर दी। उनका ये था कि जब हमारा लीडर पब्लिकली कह रहा है ये, तो हमको कंसल्ट करने की क्या ज़रूरत। तो फिर ये उसके बाद समझ में आ गया कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ इसमें वो है। उन्होंने तो रूटीन में इंक्वायरी ऑर्डर करी थी। तो आपको अगर एम्बेसी से ये कंफर्म मैसेज आ रहा है कि साहब इसमें दलाली दी गई है, और आपके लीडर ये कह रहे हैं कि साहब हम दलालों को दिल्ली के दरबार से दूर कर देंगे, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं हुआ। कि जब ये मामला बड़ा गंभीर हो गया, तो पिताजी ने फिर डिफेंस मिनिस्ट्री से, मतलब कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया। इसी घर में थे हम लोग। इस्तीफ़ा दे दिया तो पूरे स्टाफ को उसी टाइम उन्होंने डिस्बैंड कर दिया कि आप लोग अपनी मिनिस्ट्री चले जाइए, आई एम नो लॉन्गर मिनिस्टर। जो ऑफिशियल गाड़ी थी उसको भी वापस भेज दी कि आप जाइए, जहाँ आपकी ड्यूटी है वहाँ जाइए, आई एम नो लॉन्गर मिनिस्टर। उनके पास गाड़ी भी नहीं थी। छोटे भाई के पास एक मारुति वैन थी, उसी में बैठ के प्रधानमंत्री आवास गए, और राजीव नहीं थे, कहीं बाहर गए थे डिनर पर। रात की बात है, 10 बजे की बात है। और वहाँ गए तो मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री घर पे नहीं है, डिनर में कहीं बाहर गए हैं। तो उन्होंने वो चिट्ठी वहाँ छोड़ के खुद ही चला के वापस आ गए। अगले दिन फिर प्रधानमंत्री के यहाँ से फ़ोन आया कि भाई क्या ऐसी बात हो गई, तुमने इस्तीफ़ा दे दिया। वही बातचीत हुई। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अब कहना उचित है कि नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ था कि पिताजी ने कहा कि भाई देखिए, यहाँ मेरा अब समय ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरी राजनीतिक ज़रूरत है तो मुझे कर्नाटक का PCC चीफ बना दीजिए, वहाँ 10 साल से कांग्रेस नहीं आई है। यदि जैसे अखबारों में चर्चा हो रही है कि मुझे कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे राजनीति से दूर कर दीजिए, आप मुझे लंदन का एम्बेसडर बना दीजिए, आप मुझे न्यूयॉर्क का एम्बेसडर बना दीजिए, मैं हिंदुस्तान से दूर चला गया। अगर आपको मुझे राजनीतिक ज़रूरत है, आप मुझे कर्नाटक का PCC चीफ बना दीजिए, मैं यूपी से दूर हूँ, कर्नाटक में कोई पार्टी उठाऊंगा मैं। भाई 2 बार आप इलेक्शन हार चुके हैं वहाँ, यही काम करेंगे। तो उस पर राजीव तैयार नहीं हुए। वो मामला कुछ लटका ही रहा। नहीं, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक कुटिया पेड़ के नीचे बना के रह सकता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है सत्ता की, ये उन्होंने जरूर कहा था। लेकिन मीडिया का भी कुछ ऐसा रोल था कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी देख रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं था। बोफोर जो है, ये पिताजी का ने कोई खुलासा इसमें नहीं किया। ये खुलासा स्वीडिश रेडियो से हुआ था, तब जाके मालूम पड़ा। एक तो मामला इसी में गर्म था, HW में। ये स्वीडिश रेडियो ने अनाउंस करा कि बोफोर वाले मुद्दे में ये लंबी चौड़ी कमीशन दी गई है। अब जब वहाँ से ये स्वीडिश रेडियो ने ये पे अनाउंस हो गया, तो यहाँ तो बोफोर को लेके आग लग गई। वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, और उसमें इलेक्शन की लड़ाई भी हो गई। सब श्रेय देते हैं कि पिताजी ने खुलासा किया, उन्होंने कोई इसमें खुलासा नहीं किया था। दूसरी बात ये थी कि दलाली दी गई, ये तो साबित हो गया, भाई हो गई, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया। पिताजी ने जो मुद्दा उठाया था, वो प्रेस ने उसको ठीक से पकड़ा ही नहीं। पिताजी ने सवाल ये किया था, ये
सरकार ये जवाब दे कि क्योंकि दलाली दी गई है, डिड वी बाय द बेस्ट गन फॉर आवर डिफेंस फोर्सेस और नॉट। जब आप देखेंगे कि जो 5 शॉर्टलिस्ट हुई थी उसमें देखिए अंतर कम होता है, वो सभी अपने रूप में अच्छी ही बंदूकें हैं, लेकिन हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए बेस्ट क्या है वो हमने पिक करी कि नहीं, मुद्दा ये उठाया था उन्होंने। अब ये मीडिया ने इसको कुछ और ही बना दिया, अब वो चलता गया, वो चलता ही गया। हाँ, सुनी बात मैं आपको बता सकता हूँ, अब इसमें कितना सत्य है उसको मैं गारंटी तो नहीं कर सकता, जैसे अन्य बातें मैंने बताई वो गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं आपको। उसमें ये सुनने में आया था कि वो भी ज़ैल सिंह जी भी थोड़ा दुखी थे सरकार से, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था पिताजी से, और एक बार इसकी चर्चा ज़रूर हुई है पिताजी से कि राष्ट्रपति भवन आओ। इसमें अन्य सांसद भी लगे हुए थे और ये था कि कम से कम 150 से 200 सांसद पिताजी के साथ चले जाएंगे वहाँ राजीव जी के खिलाफ। तो लेकिन बातचीत जरूर हुई होगी, ज़ैल सिंह जी ने कई बार फ़ोन किए लेकिन पिताजी फ़ोन पे आए ही नहीं। तो हमने पिताजी से एक बार ज़रूर पूछा कि भाई इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, हो सकता है कि सरकार के लिए अच्छा हो कि कोई नया प्रधानमंत्री आए, जो भी एलिगेशंस हैं इन्वेस्टिगेट करे, अगर कुछ ना निकले तो कहानी खत्म है, अब कुछ निकले तो भाई जो जिम्मेवार हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। तो पिताजी ने एक बात हमसे कही, अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया तो हमने अगली सरकारों के लिए क्या प्रेसिडेंट सेट किया है, ये गलत होगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति दुखी हैं, उस मौके का फ़ायदा उठा के आप प्रधानमंत्री बन गए, ये उचित नहीं देश के लिए। ये ज़रूर गर्मा गर्मी में कुछ इस तरह की बातचीत हो गई थी कि अंत में प्रणब बाबू की तरह तुम भी माफ़ी मांगने आओगे। ये पूरी जानकारी नहीं, और इस विषय में पिताजी ने कभी कुछ बताया भी नहीं, ये दूसरे सूत्रों के जरिए मालूम पड़ी। एग्जैक्टली क्या हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि तुम अंत में यहीं आओगे माफ़ी मांगने। उसके बाद से पिताजी ने बात नहीं करी। बहुत से दूत आए, सुलह हो जाए, लेकिन अब वो जिद्दी आदमी पिताजी नहीं माने, क्योंकि तब तक समझ में आ गया था कि ये महंगा पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। अब उन्होंने कुछ, राजीव जी ने इस तरह के कुछ भाषण दे दिए जो परिवार पे हाँ, तो फिर उसके बाद मन ही हट गया कि अब चाहे जो हो, अब जनता बताएगी क्या होगा। नहीं, ये ज़रूर था कि जैसे हमें मालूम नहीं था कि ये मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उस टाइम तो मेरे खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा लंबा चौड़ा आरोप एक सिंडिकेट्स का लगाया था, और फर्जी कागज़ जो हैं प्रेस में सर्कुलेट करते थे। तो मैं विदेश में काम करता था, पिताजी ने फ़ोन करके मुझे वहाँ बुलाया, फिर उसमें बयानबाजी भी हो गई कि साहब मैं तो यहाँ आया हूँ, मेरे खिलाफ जांच हो। अमिताभ बच्चन भाग गए बाहर, वो चले गए स्विट्ज़रलैंड में, कहाँ मोन्ट्रो में घर ले लिया उन्होंने। हम वहाँ वापस आए कि भाई हमने अगर कोई गलत काम किया हो तो आप इन्वेस्टिगेट करिए। ये मामला चलता रहा, मैं यही था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इलेक्शन में मैं था उनके, लेकिन केवल सीमित था उनके क्षेत्र में, बाहर नहीं निकला। फतेहपुर से वो इलेक्शन लड़े, फतेहपुर में ही मैंने दौरा किया, उसके बाहर कहीं नहीं गया मैं। तो जब वहाँ ख़त्म हो गया इलेक्शन, मैं 3-4 दिन बाद जब लौटा दिल्ली, तो दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, माँ ने कहा दाढ़ी बनाओ, स्वेरिंग इन के लिए जाना है। तो मैंने पूछा क्यों, किसकी स्वेरिंग इन है? तो कहा प्रधानमंत्री, तुम्हारे पिताजी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हमने कहा ये क्यों? उन्होंने तो कहा था हम नहीं बनेंगे। तो पिताजी के कमरे में गए हम उनसे पूछा कि आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं? तो कहे हाँ। हमने कहा आप क्यों बन रहे हैं? आपने तो पब्लिकली कहा है आप नहीं बनेंगे। तो कहा बच्चा तुम राजनीति नहीं समझते हो। हमने कहा इसमें समझने की क्या बात है भाई, आपने कहा
आप नहीं बनेंगे तो आपको नहीं बनना चाहिए। तो क्या अगर हम नहीं बने तो ये जो हमारी पार्टी है इसके आधे से ज़्यादा चली जाएगी कांग्रेस के साथ, वही लोग सरकार बना लेंगे, ये टूट जाएगी। तब उन्होंने समझाया कि इसमें दिक्कत ये है कि लेफ़्ट पार्टीज़ चंद्रशेखर जी को नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं, लेफ़्ट पार्टीज़ देवीलाल को नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं। अब ये था कि कौन बने, ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री न बन पाए और पार्टी ही टूट जाए। तो उन्होंने मजबूरी बताई। तो हमने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, अगर पार्टी को बचाने के लिए करना है तो फिर करना है। यही हुआ। पूछा मैंने ज़रूर उनसे कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। तो भाई मेरे पे तो उनकी बात सही थी कि, और ये हिस्ट्री भी बताता है कि जब सोसाइटी में गैप बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर एक आंदोलन होता है। ये हिस्ट्री बताती है। फ्रांस में देख लीजिए, इंग्लैंड में देख लीजिए, सब जगह देख लीजिए, यही हुआ है। अरे उनका थोड़ा पहले हो गया, किसी का 200 साल पहले हुआ, किसी का 400 साल पहले हुआ, लेकिन हुआ यही। अब वो जो डिस्क्रिमिनेशन चली आ रही थी हज़ारों साल से, अब वो कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। अपर कास्ट बहुत हावी था। तो ये था कि इनको एक मौका दिया जाए कि ये गैप कम हो जाए सोसाइटी का और सब मिलजुल के रहें, ये महसूस ना हो। इस पे दबाव जो कुछ फैक्शन से, शरद यादव का एक फैक्शन था, देवीलाल जी के बड़े क्लोज से, रामविलास पासवान का था, इन्होंने भी बड़ा दबाव बनाया था पिताजी के ऊपर कि साहब मैनिफेस्टो में है, इसको हम लोग को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और भी चीज़ें हुई। अखबार में ये छपने लगा कि भाई वो देवीलाल के डर से इन्होंने कर दिया, वो ऐसे ही कर देते, वो डरते वरते नहीं थे किसी से। फिर उसके बाद भाजपा की मजबूरी हुई कि भाई क्योंकि हर बृहस्पति को खाना होता था पीएम हाउस में, सब आते थे, कम्युनिस्ट भी आते थे, भाजपा भी आती थी, सब आते थे। ये तय हो जाता था कि भाई अगला कदम, क्योंकि सब कोalition गवर्नमेंट थी, कि अगला कदम क्या होना चाहिए, जनता के लिए अच्छा क्या होगा। तो उसमें फिर कहा भी, वाजपेयी जी, अडवाणी जी दोनों ने भी कहा कि साहब हम तो मजबूर हो गए हैं, आपने अंबेडकर साहब को भारत रत्न दे दिया, उनकी पेंटिंग आपने पार्लियामेंट में लगा दी है, उनके जन्मदिन पे आपने छुट्टी घोषित कर दी है, बाराफात के आपने छुट्टी दे दी है, आपने मंडल कमीशन लागू कर दिया है, बचा क्या हमारे पास? आपने पूरा बैकवर्ड खींच लिया, आपने पूरा दलित खींच लिया, आपने मुसलमानों को खुश कर दिया, हमारे पास बचा क्या कमंडल के अलावा? अब हम राम मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद ये शुरू हुई रथ यात्रा। भाई उन्होंने तो अगस्त 15 को अनाउंस किया, या अगस्त जो भी था, 7 अगस्त या अगस्त में, किसी महीने के अगस्त महीने के किसी तारीख में उन्होंने अनाउंस किया। रथ यात्रा शुरू हुई आपकी शायद सितंबर अक्टूबर में।